Hello friends, this is Sudhanshu Ranjan and here I have come along with the numericals of the electrostatic force. But before starting the numericals, I would like to discuss over the superposition principle. So in a nutshell, what is the meaning of superposition principle? We have to understand that if suppose there are two charges and due to one first charge, there is a force on the second charge. Okay, there is a force on the second charge. But suppose कि मैंने कोई एक थर्ड चार्ज लाया, एक पहले वाले की वजह से फोर्स तो है ही, लेकिन अगर मैंने थर्ड चार्ज लाया, थर्ड चार्ज की वजह से भी इस पे फोर्स लगेगा, लेकिन थर्ड चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है, क्या पहले चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा था उसको अफेक्ट करेगा? नहीं, उसको कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा। पहले चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा था उस फोर्स पे किसी तरीके का इफेक्ट तीसरे चार्ज के आने से नहीं होगा। इसका मतलब है तीसरा चार्ज रहे या ना रहे, इस पे जो फोर्स लग रहा था पहले वाले चार्ज की वजह से वो हमेशा सेम रहेगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? हमेशा सेम रहेगा। तो हम लोग सिंपल सा चीज जानते हैं कि मान लिया जाए कि एक चार्ज Q1 है, ब्रीफली एक चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। मैंने आपको बोला कि ये चार्ज Q1 और Q2, मैंने पूछा कि व्हाट इज द फोर्स ऑन Q2, तो आपने क्या बोला कि जो फोर्स है ऑन Q2 है वो क्या है? फोर्स ऑन Q2 है आपका F21, आपने लिखा F21, क्लियर? लेकिन यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कहां से कहां की ओर लग रहा है? 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर लग रहा है। इसलिए जो ये वेक्टर लिखेंगे वो लिखेंगे R12। क्या लिखेंगे? R12। वेरी गुड। लेकिन मैंने क्या बोला कि Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स लग रहा है इतना, लेकिन अगर मैंने बोला कि एक चार्ज माइनस Q3 फिर से सिस्टम में आ गया, तब इस माइनस Q3 की वजह से क्या इस पे फोर्स लगेगा? तो हाँ, इस पे फोर्स लगेगा। और किस डायरेक्शन में लगेगा? लाइन जॉइनिंग ऑफ दीज टू चार्जेस, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है, एक चार्ज माइनस है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब मैंने पूछा कि ये फोर्स कितना होगा, तो आप बोलोगे ये फोर्स 2 पे लग रहा है, किसकी वजह से? 3 पे, 3 की वजह से। तो आपने क्या लिखा? F23। क्लियर है? आपने F23 लिखा। लेकिन आपसे ये पूछा गया कि इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? अभी आप इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? इस फोर्स के लिए ये डिस्टेंस कौन सा होगा? ये डिस्टेंस 3 से 2 की ओर लग रहा है। 3 से 2 और की ओर मतलब ऐसा नहीं, मतलब 3 2 पे लगा रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे R32। क्लियर है? यहां पे 1 2 पे लगा रहा था, इसलिए R12 लिखा। यहां पे 3 2 पे लगा रहा है, इसलिए हमने R32 लिखा। लेकिन जब फोर्स लिखते हैं तो फोर्स ये लिखते हैं कि किस पे लग रहा है। किस पे लग रहा है? 2 पे लग रहा है, किसकी वजह से? 3 पे, इसलिए लिखा F23। हैव यू गॉट माय पॉइंट? नाउ व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ F21? हम लोगों को मालूम है सुपरपोजिशन का। तो अब ये सुपरपोजिशन का क्या मीनिंग हुआ? यहाँ पे मीनिंग ये हुआ कि इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा था, इसके आने से इसके फोर्स के मैग्नीट्यूड में किसी तरीके का चेंज नहीं है। So the force on Q2 is independent of the presence or absence of Q3. Have you got my point? So अगर यही है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। So अगर हमें फोर्स का इक्वेशन लिखना है, F21 लिखना है, तो F21 को कैसे लिखेंगे? K into Q1 प्रोडक्ट ऑफ these two charges into Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो ये तो वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? R12 मैग्नीट्यूड स्क्वायर, है ना? सेपरेशन का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, एंड किसके डायरेक्शन में? ये R12 के डायरेक्शन में, इसलिए हमने लिखा R12 कैप। क्लियर है? उसी तरीके से अगर मुझे F23 लिखना पड़े तो F23 हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, K इंटू Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय, अब ये वेक्टर कितना है? ये मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो हम लोग लिखेंगे R32 मैग्नीट्यूड स्क्वायर, लेकिन किसके डायरेक्शन में? 32 के डायरेक्शन में, इसलिए हमने लिखा R32 क्या, है ना? इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नेट फोर्स Q2 पे कितना है, तो आप क्या लिखोगे? नेट फोर्स ऑन Q2, नेट फोर्स यहाँ पर F नेट अगर मैं पूछूं F नेट कितना है, तो आप लिखोगे F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर। हैव यू गॉट माय पॉइंट? F21 vector plus F23 vector। Clear? So this is known as superposition principle. Superposition principle मतलब the sum of all the forces acting on any charge
ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। हैव यू गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है सारे चार्ज की वजह से, उस सारे फोर्स का वेक्टर सम ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। उस सारे फोर्स का वेक्टर सम ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? और इससे पहले हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली पूरी तरीके से डिराइव करें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, तो कैसे डिराइव करते हैं? लेट्स सी। सो हम लोग मान लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए, मान लेते हैं कि हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या है हमारा? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हैव यू गॉट माय पॉइंट? हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस हैं। मान लीजिए ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, ये चार्ज 3 है, और ये चार्ज nth चार्ज है, और इसके अलावा बहुत सारे चार्जेस हैं। क्लियर है? मैंने बोला व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन nth चार्ज? तो नेट फोर्स ऑन nth चार्ज will be the vector sum of the force due to 2, 1, 3 and all other charges. Clear? तो अगर मैं बोलूं नेट फोर्स कहाँ पे? नेट फोर्स ऑन nth चार्ज पे। नेट फोर्स ऑन nth चार्ज हम क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन n ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन n ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन n ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन n ड्यू टू n-1, क्योंकि n तो ऑलरेडी ले लिया, तो इससे पहले वाला कौन सा हो सकता है? n-1th चार्ज, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब जब इसका इक्वेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे k इंटू Q1 इंटू Qn डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Qn, बिकॉज अगर मैं n और 1 के बीच का लूं तो यहाँ पर इसका अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बोलूं कि इसका सेपरेशन कितना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? n पे लगा रहे हैं, किसकी वजह से? 1 की वजह से, तो इसलिए लिखा हमने R1n वेक्टर। लेकिन जब फोर्स का इक्वेशन फोर्स जब लिखते हैं तो फोर्स के लिए क्या लिखते हैं? n पे लग रहा है, इसलिए पहले लिखेंगे n1। किसकी वजह से लग रहा है? 1 की वजह से, इसलिए हमने ये फोर्स लिखा है n1। लेकिन अब इस फोर्स का यहाँ पर क्या होगा? मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे? R1n का स्क्वायर। वेक्टर क्या होगा? R1n कैप। क्लियर है? उसी तरीके से मैं इसका लिखूं तो k इंटू Q2 इंटू Qn डिवाइडेड बाय R n2 है, इसका वेक्टर हो जाएगा 2n वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देन R2n कैप। ओके, सिमिलरली दिस विल बी लाइक दिस, and what we can say that this is k Qn into Qn minus 1 divided by R. This one is 2n, मतलब 2 सेकेंड चार्ज ने nth चार्ज पे लगाया, तो इस पे n minus 1th चार्ज ने n पे लगाया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? n minus 1th चार्ज, तो n minus 1 n cap mole square, and this will be R n minus 1 n cap. Clear? Have you got my point? This will be the complete mathematical equation of superposition principle. And what is common parameters? Here k into qn are there in every terms, है ना? तो उस k into qn को हम लोग बाहर कर दे रहे हैं। k into qn को अगर हमने बाहर कर दिया तो यहाँ पर क्या मिला? q1, यहाँ पर q1 मिला, यहाँ पर क्या मिला? r1 वेक्टर मोड स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R2n वेक्टर मोड स्क्वायर R2n कैप प्लस Qn minus 1 डिवाइडेड बाय Rn minus 1 वेक्टर Rn minus 1 n cap. Have you got my point? This is the complete equation. अभी हम लोग इसको समेशन में लिख सकते हैं।
समेशन में कैसे लिखें, k इंटू क्यू एन। समेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पर समेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आई डिवाइडेड बाय आर आई एन। एन सब में कॉमन है इसलिए, और क्या चेंज हो रहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन, इसलिए हमने आर आई एन लिखा स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर आई एन क्या, क्लियर है। आई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, आई 1 से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा है, n-1 तक, तो हमने ये लिखा। सो ये फाइनली हमने क्या लिखा, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हैव यू गॉट माय पॉइंट? So apart from this, we have to understand some of the numericals as well. So time is very less. So let's go for the numerical. So this superposition principle you have to remember. This net force is the force due to all the charges, है ना? And these forces are added up vectorially. Okay. So there is a question. Question is what? Calculate the net force on the charge of 1 coulomb placed at origin. कहाँ पे रखा होगा? ऑरिजिन पे रखा हुआ है। यह हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने बोला कि यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, इस पे फोर्स निकालना है, और मैंने बोला 1 मीटर पे एक और 1 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 2 मीटर पे एक 8 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 3 मीटर पे एक 27 कूलम का चार्ज है, एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पे 10 मीटर पे 1000 कूलम का चार्ज है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? हमें फोर्स किस पे निकालना है, इस पे। तो फोर्स इस पे निकालना है, तो इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, और इसकी वजह से भी होगा, सभी की वजह से होगा। और हमें मालूम है फोर्स इज ए व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं 1 की वजह से बताओ फोर्स कितना, 1 मीटर पे जो चार्ज है 1 कूलम का, उसकी वजह से इस पे फोर्स कितना होगा, तो उसकी वजह से इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अच्छा, इसकी वजह से इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। अच्छा, इसकी वजह से, सभी की वजह से जो फोर्स होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। सो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मान लो कि दो वेक्टर ए और बी दोनों एक डायरेक्शन में है, तो आपका जो रिजल्टेंट होता था, मतलब नेट, रिजल्टेंट का मतलब यहाँ पर नेट, मतलब यहाँ पर हम क्या बात करने वाले, नेट फोर्स की बात करने वाले। तो नेट फोर्स जो होता था, वो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता था, मैग्नीट्यूड आप सिंपल लिखते थे ए प्लस बी, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। हैव यू गॉट पॉइंट? नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास ए प्लस बी था। तो हम लोग क्या है, जब भी हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं तो उसका डायरेक्शन भी निकालते हैं और मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अगर नेट फोर्स आपको निकालना है, तो नेट फोर्स ऑन 1 कूलम, ध्यान से देखिए, नेट फोर्स ऑन 1 कूलम, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, k इंटू Q1 इंटू Q2, k इंटू Q1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस स्क्वायर है ना, मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना है। और अगर सारा फोर्स एक डायरेक्शन में, तो सभी को हम लोग अरिथमेटिकली ऐड कर देंगे। वेरी गुड। सो यहाँ पर ये 2 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ, इसको क्या है, k इंटू 1 इंटू 8, k इंटू 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 स्क्वायर, प्लस k इंटू 1 इंटू 27 divided by 3 square. Clear? And so on, k into 1 into how much charge is there, 1000 coulomb divided by 10 square distance. Just look at here, this 10 square, यहाँ this will be 10, यहाँ से ये 3, 4 से ये 2, ये, so what is there, this one, this is complete k,
this is 2k, this is 3k, and this is 10k. When we will add them up, so what will happen? This is k, 1 plus 2 plus 3 up to 10. So this will be k. The summation of the number up to 10 is what? Summation of the number, the formula is n into n plus 1 divided by 2. Okay. So what is that? N into n plus 1 k. And what is the n? N is 10. 10 plus 1 divided by 2. So this is 5, this is 11, 55k. So this is 55k Newton. So here we have calculated the magnitude. And what will be the direction? All the forces act in one direction. सारा force देखिए सब एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. 1 कूलम, 8 कूलम, 27 कूलम, 1000 कूलम, सभी की वजह से एक ही डायरेक्शन में. इसलिए क्या इसका डायरेक्शन एक ही होगा, ये डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया इस तरीके से. तो 55k, सो 55k k की वैल्यू कितनी होती है? 9 into 10 to the power 9. We will put this one and this is the answer. Okay, so this is the numerical, first numerical. Now we will go for another one. Okay, solve it. This is the important numerical. We have to understand it. Now question is what? Once again calculate the force. Calculate the force on 3 coulomb charge placed at the vertex of the equilateral triangle. Equilateral triangle as shown in figure. Have you got my point? हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. मैंने बोला ये 3 कूलम चार्ज है सपोज, और ये मैंने बोला 6 कूलम, और ये मैंने बोला दिस इज okay, this is 12 coulomb. Clear? And suppose the equilateral triangle जो है इसका ये जो सेपरेशन है, ये मैंने बोला ये मान लो कि ये 1 मीटर का है सेपरेशन. कितने मीटर का? नो 3 मीटर का सेपरेशन है सपोज मान लिया, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन 3 कूलम, है ना. नेट फोर्स ऑन 3 कूलम. जस्ट लुक एट ये 3 कूलम है, यहाँ पे है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. अच्छा, ये जो 6 कूलम है इस पे एक फोर्स लगाएगा. किधर लगाएगा? लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन में, तो इधर फोर्स लगाएगा. तो हमने इधर एक फोर्स लगाया. तो यहाँ पर फोर्स हमने क्या लिखा? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू व्हाट? 6. क्लियर? अच्छा, यहाँ पे जो है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 6, यहाँ पे जो फोर्स है ये 12 कूलम का चार्ज, इस पे एक फोर्स लगाएगा. किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, है ना. तो यहाँ पर फोर्स कितना लगाएगा? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 12. हैव यू गॉट माय पॉइंट? दिस इज द वेक्टर. क्लियर? और मैंने लास्ट क्लास में आपको ये समझाया था, यहाँ पर तो यहाँ इस 3 कूलम पे जो फोर्स है वो कितने फोर्सेस है? 2 फोर्सेस है ना. और ये दोनों फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी. अब हमें नेट फोर्स इस पे निकालना है, मतलब इन दोनों फोर्स को ऐड करना है. और ऐड करने के लिए मैंने एक रिजल्टेंट का एक फार्मूला बताया था, है ना. रिजल्टेंट का क्या फार्मूला बताया था कि मान लिया जाए हमारे पास एक वेक्टर b है और ये वेक्टर a है. इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो अगर मैंने बोला इन दोनों को ऐड करो मतलब रिजल्टेंट निकालो. रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स, है ना.
तो नेट फोर्स जब निकालना था तो नेट फोर्स के लिए हमने जो फार्मूला लिखा था या रिजल्टेंट के लिए जो फार्मूला लिखा था वो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये हमने पढ़ा था, क्लियर है, ये हमने पढ़ा था, जस्ट रिमेंबर दैट। तो ये जब हमने पढ़ा था तो इसी फार्मूला के यहाँ पर भी देखिए दो वेक्टर है ना, एक ये वेक्टर और एक दूसरा एक वेक्टर ये। अगर इन दोनों के बीच का एंगल हमें पता चल जाए तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स रिजल्टेंट के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैंने बोला ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा, क्लियर। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्लियर। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अब क्लियर हो गया। अभी क्या है, हमें ए और बी मतलब हमें F36 और F312 कैलकुलेट करना है, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो मैं आपसे पूछूं F36 का मैग्नीट्यूड बताना कितना होगा। F36 को A मान लेते हैं, क्लियर है, F36 को A मान लेते हैं और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, K36 मतलब 3 कूलम एंड 6 कूलम का मल्टीप्लिकेशन 3 into 6 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज दिस वन 3 स्क्वायर। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। A और B चाहिए तो हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये, तो यहाँ पर कितना हो गया 2K, क्लियर है, ये 2K, वेरी गुड। अब दूसरा एक फोर्स है वो कितना है F312 जिसको हम लोग B मान लेते हैं, क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड हम क्या मान लेते हैं B। इसको K इंटू 3 किसकी वजह से, 12 की वजह से, 3 into 12 डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सेपरेशन क्या होगा 3 स्क्वायर। सो 3 से 3 कैंसिल, 3 से ये 4, तो यहाँ पर क्या हो गया 4K, क्लियर है, यहाँ पर 4K, यहाँ पे 2K। नाउ अब हम क्या है कैलकुलेशन करेंगे, ए और बी वेक्टर मिल गया, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो अगर मैं नेट फोर्स बोलूं कि नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का फार्मूला हमें मालूम है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब दिस फोर्स स्क्वायर प्लस दिस फोर्स स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ए की जगह पर क्या है 2K ए स्क्वायर प्लस बी की जगह b 4K बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2K इंटू 4K इंटू cos थीटा। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री, क्लियर। सो हमने यहाँ पर फाइनली हमने क्या लिखा, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, क्लियर। तो यहाँ पर हाफ लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा 2K का होल स्क्वायर मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, यहाँ हाफ है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज हाफ, हाफ से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या हुआ प्लस 8K स्क्वायर, है ना। अच्छा K स्क्वायर हर जगह पे K स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो K हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 4, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 8, 4 और 16 20 और 8 कितना हो गया 28, K अंडर रूट 28, क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 7 मतलब 2 अंडर रूट 7K, और K की वैल्यू क्या कितनी होती है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, जस्ट रिमेंबर दैट। सो हाउ डिड वी कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट, क्योंकि मैंने ये इसलिए आपके साथ डिस्कस किया था पहले क्योंकि इसका यूज हम लोग करने वाले हैं, क्लियर। क्योंकि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वेक्टर है, सारे वेक्टर है, फोर्स क्या है वेक्टर है। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ने वाले हैं, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। सो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं कि वो कैसे बनेगा। ये जो क्वेश्चन बना रहा हूँ वो जनरलाइज कर दे रहा हूँ, है ना, वो जनरलाइज कर दे रहा हूँ कि वो कैसे। क्वेश्चन है सिंपल कि मान लीजिए यहाँ पे एक ये 2 स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग यहाँ और एक स्ट्रिंग यहाँ, क्लियर। और इस स्ट्रिंग को हमने जो लिया है ये मासलेस है, क्या है मासलेस है, क्लियर।
और इस पे जो चार्ज है इसको हमने बोला Q1 है, इस पे जो चार्ज है इस पे हमने बोला Q1 है। Q1 ना मान के Q ही मान लेते हैं, चलो Q है, यहाँ पे भी Q है, और इसका जो मास है वो m है, और इसका भी जो मास है वो m है। क्लियर? यहाँ पे स्ट्रिंग पे हमने एक चार्ज ये लिया और दूसरा चार्ज ये लिया, तो हमें पहले से मालूम है कि अगर दो चार्ज लेंगे, है ना, स्ट्रिंग पे हमने दो चार्ज लिया, तो दो चार्ज क्या है, सेम पोलैरिटी के हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, तो दोनों फैल जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं ऐसे छोड़ देता स्ट्रिंग को तो ये ऐसे आती, लेकिन ये चार्ज होने की वजह से ये फैल जाएंगे, है ना, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये फैल जाएंगे। तो ये फैल गई, तो आप तो जानते हो कि जो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दीज टू चार्जेस, तो इस पे एक फोर्स लगेगा उस ये इस डायरेक्शन में, है ना, इसमें भी एक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, और हमें पहले से मालूम है कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। ये Fe भी लिखा और ये भी Fe लिखा, मैग्नीट्यूड सेम। मान लीजिए कि जो स्ट्रिंग का लेंथ है ये L है, ये भी L है, सेपरेशन होने के बाद मान लीजिए ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। क्लियर? ये एंगल थीटा और ये थीटा। मैं एक जनरलाइज्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, जनरलाइज्ड मतलब आप इसके हेल्प से कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं यहाँ पर चार्ज Q है और मास m है, तो यहाँ पर चार्ज Q है और मास m है, तो यहाँ पर मैं साइड में यहाँ पर लिख रहा हूँ चार्ज Q एंड मास m। क्लियर? अच्छा, तो मास m है, तो मास m की वजह से एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना लगेगा भाई, वो फोर्स लगेगा mg। अगर मास दिया हुआ है इसका मतलब mg फोर्स लगेगा। क्लियर? तो एक mg फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और स्ट्रिंग है तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा स्ट्रिंग में टेंशन लगता है ना, तो स्ट्रिंग में क्या लगा, टेंशन लगा। यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये चार्ज Q है और मास m है, तो यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना लगेगा, mg। क्लियर? और यहाँ पे भी एक टेंशन लगेगा, वो टेंशन कितना होगा, T। अगर दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है, मास भी सेम है, तो सेपरेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ का एंगल जितना होगा थीटा, क्या यहाँ का भी एंगल सेम होगा, होगा, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है, मास भी दोनों का सेम है। तो अगर मैं बोलूं कि चार्ज दोनों का सेम है तो ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे। क्लियर है ना, हैव यू गॉट माय पॉइंट? आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? मान लो कि चार्ज ऐसे है, पहले इनिशियली अगर मैंने यहाँ पर रखा, दोनों चार्ज हैं, तो क्या होगा, अगर चार्ज होंगे तो ये दोनों फैल जाएंगे, अगर दोनों चार्ज सेम होंगे, मास भी सेम होंगे तो ऐसे रहेंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ का मास ज्यादा है और यहाँ का मास कम है, तो यहाँ का जिसका मास ज्यादा होगा वो इसके ज्यादा उधर टिल्ट हो जाएगा, तो इसके लिए एंगल कम हो जाएगा और इसके लिए एंगल ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेम लगेगा, mg भी सेम लगेगा, इसलिए एंगल क्या होगा, दोनों का सेम हो जाएगा। क्लियर? अब इसको जानने के लिए एक लामीज थ्योरम है जिसको हमें जानना चाहिए। क्या है लामीज थ्योरम, वो ध्यान से सुनते हैं। लामीज थ्योरम क्या है, लामीज थ्योरम इस पार्ट को जानने के लिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें बहुत सारा वेरिएबल है ना, अभी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। लामीज थ्योरम क्या बोलता है कि मान लो कि एक पॉइंट है जिस पे तीन अलग अलग फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट है जिस पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तीन अलग अलग फोर्स एक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। क्लियर? ये F1 F2 F3, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये F3 क्योंकि ये इधर एक्ट कर रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं F2 क्योंकि ये इधर एक्ट कर रहा है, और इसको क्या लिख सकते हैं F1, ये इधर एक्ट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर बोला कि मान लीजिए F1 है और इसका एंगल अल्फा है, ये F2 है, इसका एंगल क्या है, बीटा है, और इसका एंगल क्या है, गामा है। क्लियर? जब भी तीन फोर्स, ध्यान से सुनिएगा, लामीज थ्योरम वेरिएबल है सिर्फ 3 फोर्स के लिए, है ना, एंड सॉरी लामीज थ्योरम इज पॉसिबल ओनली फॉर 3 फोर्सेस। और जब सिस्टम और जब पॉइंट इक्विलिब्रियम में हो तभी हम लगाते हैं, जब पॉइंट कहाँ हो, इक्विलिब्रियम में। इसका ये मतलब है तीनों फोर्स इस तरीके से लग रहा है कि ये पॉइंट हिल नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब वो पॉइंट अपने पोजीशन से हिल नहीं रहा है। तो हम क्या है कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर से फोर्स लगाए, इधर से भी फोर्स लगाए, और ऐसा फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो क्या है, नेट फोर्स क्या हो जाए, नेट फोर्स कैंसिल हो जाए, नेट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फोर्स 0 हो जाए। क्लियर? तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। उसी तरीके से इस पर 3 फोर्स ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये पॉइंट किस में है, इक्विलिब्रियम में है,
इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम मतलब स्टैटिक कंडीशन में। जब ऐसा कंडीशन हो, when the three forces act on any point and that point is in equilibrium, then the equation of Lami's theorem is, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं F1 ये है ना, F1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट का एंगल, अपोजिट एंगल कितना है अल्फा, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं साइन अल्फा, इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय F2 के अपोजिट का एंगल बीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन बीटा, और F3 के अपोजिट का एंगल गामा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो सिंपली क्या है कि अगर तीन फोर्सेस हैं और तीनों फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग लामिस थ्योरम लगा सकते हैं। और लामिस थ्योरम का जो इक्वेशन है वो क्या है, F1 दिस F1 इज F1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द अपोजिट एंगल, ठीक है, तो ये अल्फा अपोजिट एंगल है, F2 के अपोजिट बीटा है इसलिए F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, F3 के अपोजिट गामा है इसलिए F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा। अब ये तीन फोर्सेस आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं, यह जो पॉइंट है ये अभी इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे तो आके ऐसे रुक जाएगा ना, ऐसे रुक जाएगा, मतलब वो पॉइंट क्या है इक्विलिब्रियम में। तो अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर एक mg फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है और टेंशन इधर लग रहा है, हाउ मेनी फोर्सेस आते हैं, 3 फोर्सेस, 3 फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं, तो तीनों फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स, हम लामिस थ्योरम हम कब लगा सकते हैं, जब 3 फोर्स एक्ट कर रहे हो, तो हम यहाँ पर थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमें ये मालूम है, अब इनके बीच का एंगल हमें पता करना पड़ेगा। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर एंगल, ये एंगल आप लिखोगे, ये लिखोगे 90 माइनस थीटा, क्लियर है। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल कितना होगा 90, और ये वाला एंगल, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अगर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल कितना होना चाहिए 180, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा, माइनस थीटा और प्लस थीटा कैंसिल, 90 90 180, मतलब ये 90 प्लस थीटा है, क्लियर। अभी मैं इसको अलग से बना दे रहा हूँ, ये एक फोर्स लग रहा है, ये एक फोर्स लग रहा है, और ये एक फोर्स लग रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये mg है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा है टेंशन, क्लियर। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये 90 माइनस थीटा और ये 90, इन दोनों के बीच का एंगल कितना 90 माइनस थीटा प्लस 90 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये इनके बीच का एंगल 90, इनके बीच का एंगल 90 प्लस थीटा, क्लियर। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये हमने लिख दिया। अब मैं इसके बेस पे ये जो इक्वेशन है इसके बेस पे हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखिए, इसके अपोजिट का एंगल ये है, तो हम लोग क्या लिखेंगे FE डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा इसके अपोजिट का एंगल 90 है, तो क्या लिखेंगे T डिवाइडेड बाय साइन 90, वेरी गुड। इसके अपोजिट का एंगल 90 प्लस थीटा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे mg डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस थीटा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये हमने लिख दिया, मैं इसको नोट कर दे रहा हूं, क्लियर। अब ध्यान से देखें तो Fe जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री, मतलब T लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या mg डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस थीटा, मतलब कॉस थीटा, क्लियर। ये हमारा जनरलाइज इक्वेशन हो गया, ये हमारा जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गया। ऐसा नहीं कि हम लोग इस तरीके, हम लोग हमेशा प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि हम इस इक्वेशन को रट लें, ये इक्वेशन रटने वाला भी नहीं है ना, मैं सिर्फ आपको बता दिया। अब यहाँ पर क्या है Fe क्या होता है, Fe का यहाँ पर जो फार्मूला होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आपने जो फार्मूला लिखा वो क्या लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ पर Q है और यहाँ पे Q है, फार्मूला तो ये K इंटू चार्ज Q1 इंटू Q2, मतलब दोनों चार्ज अगर Q है तो Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर ये L है, ये एंगल थीटा है, ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे ये L है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये L है,
तो ये वाला जो पार्ट होगा वो L sin थीटा होगा और ये वाला पार्ट होगा ये भी L sin थीटा होगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ के बीच, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन 2m sin थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2L sin थीटा का होल स्क्वायर, है ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना था तो F ही हमारा निकल गया। क्लियर। उसी तरीके से T भी लिख लिया, mg भी लिख लिया। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, आपको दे दिया गया है कि दो चार्जेस है, यहाँ पर सिंपल दो चार्जेस है और दोनों चार्ज के बीच का दोनों चार्ज सेपरेट हो गए हैं किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से, है ना। तो वहां पर यहाँ आया। अब हमने क्या देखा कि ये इसके हेल्प से ये सारा चीज आपको दे दिया गया। तो यहाँ पर कितने पैरामीटर से ध्यान से देखिए, Q यहाँ पर चार्ज है एक पैरामीटर, L है, थीटा है, T है, M है, ये सारे पैरामीटर्स है। तो मान लिया जाए थीटा दे दिया गया है, टेंशन दे दिया गया है, एंगल दे दिया गया है, चार्ज दे दिया गया है, तो आपको मास निकालने के लिए बोला जाएगा। तो आप निकाल सकते हो, आप दो इक्वेशन का यूज कर लो और निकाल लो। टेंशन है, थीटा है, तो मास निकालना है तो निकल जाएगा। तो मान लीजिए मास दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है और चार्ज दे दिया और टेंशन निकालने के लिए बोला गया, तो आप टेंशन निकाल सकते हैं इस दो इक्वेशन से। मान लीजिए चार्ज दे दिया गया, चार्ज दे दिया गया है, लेंथ दे दिया गया है, थीटा दे दिया गया है और आपको टेंशन निकालना है तो टेंशन निकाल सकते हैं। मतलब दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस न्यूमेरिकल, है ना। इस तरीके का जब भी न्यूमेरिकल आए कि दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस स्ट्रिंग से हैंग किए हुए हैं, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है, तो उस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन है, तो वहां पर आपको कोई भी पैरामीटर निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो कोई भी पैरामीटर हम कैसे निकालेंगे इस तरीके से। ओके, सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय लेक्चर। In next lecture we will study something more. So thank you, all the best.